हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये प्रॉपर्टी गुरु का एक स्पेशल एपिसोड है जहां पर हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है। स्वागत कीजिए अरविंद नंदन साहब का, एमडी रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सिविल्स इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनफैक्ट आज ये स्पेशल करने का मन कुछ ऐसे हुआ कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स इस समय मार्केट में है जो अलग अलग इंडिकेटर्स दिखा रही हैं कि मार्केट कैसा कर रहा है, और उसमें एक रिपोर्ट सेविल की भी है, कई और रिपोर्ट्स का भी जिक्र करेंगे, समझेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट में इस समय क्या कुछ हो रहा है। और इसीलिए आज अरविंद जी को हमने यहाँ पर विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। तो सर, ढेर सारी बातचीत होगी आपसे और एक नया नज़रिया लेने की कोशिश होगी रियल एस्टेट मार्केट पर। तो शुरुआत हम आप ही की रिपोर्ट के साथ करते हैं जो मुख्यतः बता रही है देश के प्रीमियम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की एक तस्वीर, जिसमें आपने कहा है कि इस समय एक तरीके से आग लग गई है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। हम जाएंगे कि किस एरिया की ये बात हो रही है, लेकिन 50% तक भाव में बढ़ोतरी, और ये काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ है। जी हाँ विपिन जी, सबसे पहले तो शुक्रिया बुलाने के लिए। देखिए, ये एक ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं करीब एक सवा साल या डेढ़ साल से कह सकते हैं कि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। हालांकि हमारी रिपोर्ट ने लग्जरी और प्रीमियम पे फोकस किया है, लेकिन उससे नीचे के भी सेगमेंट्स में एक अगर बृहद तौर पर देखें तो प्राइसेस में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। हमने जो रिपोर्ट किया है, अगर मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊं तो, कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में इन तीनों मार्केट्स में करीब 25 से 30% की औसत बढ़त हुई है, जो कि रेडी प्रॉपर्टीज़ में है। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर जो आपने 53% का आंकड़ा बताया, खासकर गुड़गांव में, वो देखने को मिला है। और ये एक तरह से अनहोनी की तरह दिखता है, लेकिन ये शायद इसका बिल्डअप चल रहा था कुछ समय से। तो मेरा ख्याल है हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। तो 53% का जो आंकड़ा है वो गुड़गांव का एक अपर लिमिट है अंडर कंस्ट्रक्शन में, वहाँ दिखाई पड़ा है। बट औसतन 20-22% की बढ़त तो हुई ही है। मुंबई में हालांकि उतनी नहीं हुई है, लेकिन मुंबई में भी हुई है, जो ऑलरेडी बहुत महंगा मार्केट है। और इसके अलावा हमने बेंगलोर और नॉर्थ गोवा का जो मार्केट है, वहाँ भी ये सेम पैटर्न देखा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत तेजी। तो चलिए इसको थोड़ा हम बाइफिकेट करते हैं, समझते हैं अंदर जाके कि ये है क्या। तो पहले हम दिल्ली एनसीआर से शुरू करते हैं। गुरुग्राम का आपने नाम लिया, खबरें काफ़ी समय से हैं, काफ़ी वक्त से है कि वहाँ का मार्केट काफ़ी हीटेड है, लेकिन 50% तक की तेज़ी, ये काफ़ी बड़ा फिगर है। और सेल्स अच्छे हैं, नो डाउट, जब से कोविड के बाद से अभी तक वो सिलसिला थमा नहीं। लेकिन गुड़गांव में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा तेज़ी? और आपने ये भी कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन में 50% और रेडी में, ये भी हम समझेंगे कि ऐसा, क्योंकि आमतौर पर डिमांड होती है कि रेडी टू मूव इन आपको पहले चाहिए, उसके लिए ज़्यादा डिमांड होगी, वहाँ कम राइज है, अंडर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है। लेकिन पहला तो सवाल, गुरुग्राम में या इनफैक्ट नोएडा में भी ऐसा हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, कई बातें हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ख़रीदार अमूमन कौन हैं इन प्रॉपर्टीज़ के। जैसा दिखाई पड़ रहा है इन दिनों कि अंडर कंस्ट्रक्शन में, खासकर, वैसे रेडी में भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया है इन दिनों। अब इसे आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से देख सकते हैं। पॉजिटिव इस तरह से है कि ये मार्केट को काफ़ी उठान दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन इसका नेगेटिव एक इम्पैक्ट ये भी होता है, कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं बबल बन जाएगा और एंड यूज़र बिल्कुल मार्केट से बाहर ना हो जाए। दोनों पहलू हैं। बहरहाल, गुड़गांव, नोएडा हमारे बहुत बड़े कमर्शियल मार्केट हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से देखें, हम लोग अभी कमर्शियल मार्केट की भी रिलीज़ करने वाले हैं, H1 की रिजल्ट्स जो हैं। तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ये तीनों मार्केट इस समय कमर्शियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो अक्सर एक माहौल बिल्ड करती है या प्लेटफॉर्म बिल्ड करती है, जिसके पीछे हम रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं। तो गुड़गांव और नोएडा, इन दोनों मार्केट्स में कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है। एक तो सबसे पहला रीज़न ये है। दूसरा ये भी है कि इन्वेस्टर्स हमेशा ये देखते हैं कि कहाँ पर सैचुरेशन अभी थोड़ी ज़्यादा दूर है। तो मुंबई में जैसे सैचुरेशन पॉइंट जो है वो बहुत दूर नहीं है, मुंबई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है, लेकिन गुड़गांव में खासकर जो स्कोप है बिल्ड करने का और प्राइसेस के उठने का, वो कहीं ज़्यादा है।
तो गुड़गांव में अगर आप 3-4 करोड़ की बात करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट मुंबई में 7 करोड़ हो जाता है। तो ये जो एक तरह की लैक ऑफ पैरिटी है, ये भी गुड़गांव के फेवर में काफ़ी काम करती तो है। इसको कुछ ऐसे समझे कि अरविंद जी के हमने ट्रेडिशनली भी देखा है कि एनसीआर का जो मार्केट है वो हेवीली इन्वेस्टर ओरिएंटेड मार्केट है। एक जो पिछला दशक गया उसमें भी वो एक्टिविटी हम देखते थे, हालांकि उसका खामियाजा भी फिर इस मार्केट ने भुगता कि वो इन्वेस्टर एक्टिविटी इतनी हद से आगे बढ़ी कि बहुत समय तक फिर मार्केट बुरी तरह से फ्लैट रहा, कोई मूवमेंट वहां नहीं रही। अब जब दोबारा साइकिल चली जिसमें सारे शहर चले हैं, तो उसमें ये चीजें इसीलिए ज्यादा चल रही हैं कि इन्वेस्टर्स जो क्योंकि वहां एक ट्रेंड ही है कि आसपास का जितना भी उत्तर भारत का क्षेत्र है वो सब वहीं आके देखता है, सोचता है कि दिल्ली में या एनसीआर में या गुरुग्राम में या नोएडा में घर हो मेरे पास। तो वही एक्टिविटी फिर से हो रही है। और चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रॉपर्टी के लिए या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए उस इलाके में क्रेज ज्यादा है, और आपने वो प्राइस पॉइंट भी बताया, क्योंकि एनसीआर में प्राइस पॉइंट अगर एक गुड़गांव को हम छोड़ दें तो शायद नोएडा में अभी भी अफोर्डेबिलिटी उस लेवल पर है, या और जो दूसरे इलाके हैं वहां पर हैं। गुरुग्राम का भी एक प्रीमियम हिस्सा है जहां बहुत ज्यादा है, सोना रोड या थोड़ा आगे पीछे जाएंगे तो शायद वहां भी अफोर्डेबिलिटी आएगी। तो क्या ये वही साइकी फिर से काम कर रही है कि चलो एक बार फिर से रियल एस्टेट की तरफ देखते हैं और यहाँ पे निवेश करेंगे? कुछ हद तक तो ऐसा दिखता है। अब ये पूरी तरह सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन हो गया है या पूरी तरह सिर्फ एक जिसे हम कहते थे कि जैकपॉट लगने वाला मार्केट है, इस तरह लोग देखने लगे हैं, ये कहना भी मुश्किल है। पर कुछ हद तक ये ज़रूर दिखाई पड़ता है कि इसमें इतना अट्रैक्शन बिल्ड हो गया है। देखिए, अगर किसी दूसरे एवेन्यू में बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम होती है, जैसे स्टॉक मार्केट देख लीजिए, स्टॉक मार्केट अपने पीक पे 79,000 क्रॉस कर चुका है सेंसेक्स, और शायद अभी और आगे तक जाता जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो वहाँ से जो नफ़ा उन्होंने बनाया है, जो उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और रियल एस्टेट अक्सर सबसे बड़ा एवेन्यू होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स का। तो ये काफ़ी मुमकिन है, हालांकि अभी पूरे कॉन्फिडेंस से कह पाना संभव नहीं है कि शायद ये पूरा का पूरा इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप देखें तो जनरली इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आई है, सैलरीज में इम्प्रूवमेंट आ रही है, डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रही हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ लोग भूखों मर रहे हों और दूसरी तरफ इन्वेस्टर सिर्फ पैसे बना रहे हों। तो दोनों तरह से उठान तो आ रहा है, इकोनॉमी में उठान है, जनरल इनकम में उठान है, और इन्वेस्टर्स की जो एक तरह से इस समय ग्रोथ हो रही है, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि वो दिन दोबारा ना आए, ये हम भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि सिर्फ इन्वेस्टर ही पूरे मार्केट पर कब्जा कर बैठें और उसके बाद वो बबल किसी दिन फट जाए, जो कि हमने देखा है पहले। तो उम्मीद है कि ऐसा ना हो, पर आज की रियलिटी तो ये है कि इन्वेस्टर्स का काफ़ी इंटरेस्ट है मार्केट में, और ऐसा लगता है कि तो इस बबल के भी दो एस्पेक्ट होंगे, एक तो वो प्राइस वाला एस्पेक्ट, और एक जो हम स्टक प्रोजेक्ट वाला एस्पेक्ट, जिसकी जो चुभन है वो आज तक हमारे अंदर है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, और खास तौर पे अगेन दिल्ली एनसीआर मार्केट उस मामले में बहुत बदनाम रहा है, लेकिन चूंकि वो प्री रेरा एरा में हमने देखा था और अब हम पोस्ट रेरा में, तो इसको भी डिस्कस करूंगा आपके साथ कि क्या इसका क्या फर्क पड़ेगा। अब कुछ दूसरे मार्केट्स की बात करें, जैसा आपने कहा कि भाव और भी जगह बढ़े, मुंबई में भी बढ़ा है, बेंगलुरु में भी बढ़ा है, पुणे में भी बढ़ा है इनफैक्ट, लेकिन वहां पर एक रेंज है जिसको आप समझ सकते हैं कि चलिए 10 से 15%, बहुत हो गया तो किसी किसी पॉकेट में 20-21%, उतना समझ में आता है, लेकिन 50% बहुत ज्यादा है। तो इन मार्केट्स में फिर ये रैशनल कैसे दिख रहा है? देखिए, जैसा मुंबई का मैंने कहा कि मुंबई ऑलरेडी एक बहुत ऊंचे पॉइंट पर है। अब जो ऑलरेडी इतने ऊंचे पॉइंट पर है उसके लिए दोगुना तिगुना हो जाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन गुड़गांव चूंकि एक सैचुरेशन से काफ़ी नीचे है, तो उसके लिए एक रूम फॉर ग्रोथ है। एक बात और ध्यान में रखने वाली है, हम करीब 65 से 70 प्रॉपर्टीज़ की बास्केट हमने हर सिटी में रखी है जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं। बेंगलोर में भी, दिल्ली में भी, और हर शहर में। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये देखने की बात है कि किस शहर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो बेंगलोर का एग्जांपल मैं लूँ, बेंगलोर में इन दिनों जो ट्रैफिक की हालत है और जिस तरह का अर्बन केओस है वो हम सब जानते हैं। तो बेंगलोर में इस समय 2 मार्केट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं, और वो 2, एक तो सेंट्रल तो है ही है, ईस्टर्न साइड है, कुछ सदर्न का भी रोल है, लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल का जो रोल है वो आपस में एक दूसरे से उनका तारतम्य है कि इधर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं तो यहाँ पर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ हैं। तो वो एक जो लिमिटेशन है वो कुछ हद तक उसे इस अंधी दौड़ से रोके हुए है। हालांकि उम्मीद है कि अगर बेंगलोर के भी मेट्रो और सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाते हैं, लिंकेज अच्छी हो जाती हैं, तो उसका विस्तार बढ़ेगा, तो शायद वहाँ भी हम देख पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में चूंकि ये लिमिटेशन है, और साथ में बेंगलोर में आज भी जो एक बेस प्राइस है वो बहुत अलग है इन 2 मार्केट से।
मुंबई और दिल्ली से। जी। तो ये दो तीन चीज़ें मिलकर बैंगलोर को उस तरह की रेस में अभी तक नहीं डाल पाई हैं। प्राइस तो इंक्रीज वहाँ भी हुई जैसा मैंने आपको बताया। तो मुंबई चूंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करीब है सैचुरेशन की, इसलिए इसमें ऐसी 50% या 30% की ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। और बैंगलोर चूंकि इस समय एक तरह से किसी हद तक रुका हुआ है अपने खुद की मजबूरियों से, तो वहाँ भी उतनी तरह की उछाल नहीं, उस तरह की उछाल नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन गुड़गांव इन सबसे अलग है, उस पर ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होती। साथ में बहुत बड़ा कमर्शियल मार्केट है बैंगलोर की ही तरह। बैंगलोर और एनसीआर दोनों इंडिया के सबसे टॉप कमर्शियल मार्केट्स हैं। तो इसका रोल है एक तरह से प्राइसेस के जो चेंजेस हैं उनमें देखने को मिलता है। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल यहाँ पर ये और वो कि ये आपका जो पूरी रिपोर्ट है फोकस कर रही है प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट पे, जो दूसरे सेगमेंट है मिडिल इनकम ग्रुप है या थोड़े से हम बजट हाउसिंग जिसको कहते हैं, मास हाउसिंग, वहाँ पे हालात कैसे हैं? देखिए वहाँ भी हमारी कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं जो उसको ट्रैक भी करती हैं। वहाँ भी हमने ये देखा है कि मार्केट में सेल्स तो बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में अगर पूरे शुरू के 6 महीने ले लें तो पिछले साल की तुलना में इस साल सेल्स फिर भी ज़्यादा हुई हैं। हालांकि 5-6% से शायद ज़्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि एनारॉक की आपने जिक्र किया तो एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि Q1 के मुकाबले Q2 में थोड़ा सा सेल्स में डिप है जी, जो प्रमुख 7-8 शहर हैं उनके अंदर। जी हाँ। तो Q1 इस साल का जो था उसकी तुलना में इस साल का Q2 है वो थोड़ा कम है, लेकिन पूरे 6 महीने अगर Q1 Q2 को मिला लें तो वो पिछले साल के Q1 Q2 से फिर भी ज़्यादा है। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा था। तो Q1 से Q2 इस साल कुछ डिप हुआ है जैसा कि बताया गया है, लेकिन पूरा H1 जो है, पूरे 6 महीने जो हैं, जो जनवरी से जून का पीरियड है, उसमें उठान ही आया है। इनफैक्ट अगर बॉम्बे की बात करें और जून के नंबर्स देखें तो वो 12 साल के वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स है। बॉम्बे में रजिस्ट्रेशंस इस साल जो हैं वो सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे महंगी प्रॉपर्टी देश सबसे की महंगी प्रॉपर्टी है। मुंबई पूना अगर आप मिला लें तो मेरा ख्याल है आप 50% मार्केट तो वैसे ही कवर कर लेते हैं वेस्ट का। तो रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा हैं, रिकॉर्ड है, इनफैक्ट उसकी न्यूज़ भी आ चुकी है। इस साल का H1 जो है वो पिछले साल के H1 की तुलना में ज़्यादा है, जबकि प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारा एक इंडिकेशन तो है कि डिमांड बढ़ी हुई है। और देखिए इन्वेस्टर की बात हमने कर ली, पर ऐसा ना हो कि हमारे व्यूअर्स ये समझ लें कि सिर्फ इन्वेस्टर्स ही इस मार्केट को बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड यूज़र जो है उनका पार्टिसिपेशन भी काफ़ी है। और चूंकि आपने बात की जो मिडिल सेगमेंट है या उससे नीचे का सेगमेंट है, उसमें भी काफ़ी हो रहा है, काफ़ी सेल परचेज हुई हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जो हमारा इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, खासकर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक की, उसने एक काफ़ी अहम रोल इसमें प्ले किया है, जो उन्होंने रेट्स को होल्ड करके रखा है। और रेट्स को इतनी देर तक होल्ड करके रखा है कि लोगों के अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस भी आया है कि वो ये कदम उठा सकते हैं कि वो लोन ले लें। जी। लोन पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता था विपिन जी, कि लोन हम अक्सर ये समझते हैं कि सिर्फ मिड सेगमेंट वाले ही लोन लेते हैं, लेकिन 2, 2.5, 3, 4 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ भी लोन लेकर परचेज़ की जाती हैं, इन्वेस्ट की जाती हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो ओवरऑल इनेबलिंग एनवायरनमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है, जो हम अक्सर शायद नज़रअंदाज कर जाते हैं, पर उस एनवायरनमेंट ने काफ़ी रोल प्ले किया है। तो एंड यूज़र भी है, मैं कहना ये चाहता था, एंड यूज़र भी हैं जो मिड सेगमेंट में प्ले कर रहे हैं, इन्वेस्टर तो हैं ही। राइट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या ये एक बबल है जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया, क्या वापस से प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा संख्या में जो लॉन्च हो रहे हैं तो कहीं जाके अटक जाएंगे? एक एंड यूज़र के लिहाज से इस वक्त कैसा वक्त है, क्योंकि एक एंड यूज़र भी इस समय इन्वेस्टर बनना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे लगातार सवाल पूछते हैं कि क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो प्रीमियम हो, मिड सेगमेंट हो, मास हाउसिंग हो, सब कुछ इस समय अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको और गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप एंड यूज़र हो चाहे इन्वेस्टर हो, तो वो कुछ 2-3 और अहम बातें हम अरविंद जी से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक CNBC आवाज पर, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और हमारे साथ अरविंद नंदन साहब बने हुए हैं जिनके साथ आज खास बातचीत कर रहे हैं हम, खास तौर पे कि इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट में जो उबाल सा देखने को मिल रहा है, जो गर्मी आ गई है पूरे बाजार में, आखिर उसके कारण क्या हैं और समझने की कोशिश की, उसके लिए उसमें से आपके लिए जानने वाली बातें क्या हैं आखिर। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अरविंद सर, एक सवाल जो मेरे मन में था जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि एक तो ये हो गया कि बबल बन रहा है, तो ये प्राइस बबल वाली बात होगी, लेकिन इसका जो दूसरा बहुत ही पेनफुल पॉइंट होता है वो है कि प्रोजेक्ट का अटक जाना, रुक जाना, जिसका दर्द हम जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो आज तक महसूस करते हैं।
चलिए पहले तो ये तब सब कुछ हुआ जब रेरा नहीं था, क्या इस बार ये वाला जो हिस्सा है कि प्रोजेक्ट अटकेंगे या फंस जाएंगे, तो इन्वेस्टर्स हों चाहे एंड यूजर्स हों वो कहीं अटक ना जाएं इस तेजी के अंदर, वो चिंताएं रेरा के होने से मैं ये तो नहीं कहूंगा 100% खत्म हो गई, लेकिन क्या काफी हद तक एटलीस्ट एड्रेस हो चुकी हैं? जी जी जी, आपका जैसे ही आपने सवाल शुरू किया मेरे मन में यही आया था कि ये जो प्रॉब्लम थी कि प्रोजेक्ट शुरू कर देना फिर बाद में उसे भगवान भरोसे छोड़ देना, बन गया तो बन गया नहीं तो छोड़ दिया, उसकी संभावना बहुत हद तक कम हो चुकी है। क्योंकि रेरा सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, उसने इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस अलग अलग स्टेजेस पे लगा रखे हैं कि अगर आप गलत राह पे जाते हैं तो या तो आप वापस आ जाएंगे या आप शुरू में ही रुक जाएंगे उस काम को करने, उस प्रोजेक्ट को करने से। तो ये संभावना अब इतनी ज़्यादा नहीं है। हो तो अभी भी सकता है कि भाई अगर कोई बैंकरप्टी हो जाए बीच प्रोजेक्ट में तो शायद वो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा और फिर किसी और को लेके उसे बनाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट का बंद हो जाना, ठप हो जाना और उसे पूरी तरह कबाड़ में डाल देना, ये शायद अब नहीं होगा। संभावना रहती है, बिजनेस रिस्क तो दुनिया में हर चीज़ में होता है, तो बिजनेस रिस्क तो रहेगा, लेकिन संभावना ये भी है कि अगर कोई प्रोजेक्ट इस बुरी गत में फंस जाए तो उसे फिर किसी दूसरे हाथ में लेकर उसे आगे बढ़ाया जाए, जिसके उदाहरण भी हमने देखे हैं अपने देश में अभी इन दिनों कि अगर प्रोजेक्ट बंद करना पड़ जाता है या अगर रुक जाता है तो उसमें चेंज ऑफ हैंड्स करके उसे आगे बढ़ाया जाए या उसे स्ट्रेस फंडिंग दी जाए। स्वामी का हमने रोल देख लिया है। तो इस तरह से कुछ मेरा ख्याल है इंतज़ाम तो हैं। तो वो दिन शायद नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है, जहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू होते थे फिर बंद हो जाते थे, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के बाद पूरी तरह लॉस में चले जाते थे। तो उतनी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना अभी कम दिखाई पड़ती है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये तो एक साइड है जो एड्रेस्ड है। एक आपने थोड़ी देर पहले होम लोन का भी जिक्र किया था, मैं उसमें चीज़ समझना चाहता हूँ कि हाँ, हमने पिछली करीब 5-6 साइकिल्स में कोई रेट इंक्रीज नहीं देखा, लेकिन ऑलरेडी जो ये इंटरेस्ट रेट है ये अपने पीक पर है। आगे यहाँ पर जो भी कुछ चेंज आएगा क्या वो डाउनवर्ड्स ही आएगा? मतलब हम माने कि अगर ऊंचे तो नहीं जाएंगे, एक आध बार कभी चले गए 10-20 बेसिस पॉइंट तो फिर भी एक बात हुई, लेकिन अब अगर वहां से कुछ मेजर शिफ्ट आया तो नीचे की तरफ ही होना चाहिए। जी हाँ, इस पे बहुत सवाल होते रहते हैं इन दिनों कि इंटरेस्ट रेट्स का फ्यूचर क्या है और आखिरकार जो हमारा होम लोन रेट है ये किस तरफ जाएगा। बहुत आसान नहीं है इसका प्रेडिक्शन करना, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक प्रयास करता हूँ। देखिए, एक समय था और बहुत पहले की बात नहीं है, 10-12 साल पहले की बात है, जब होम लोन भी आपको 11, 11.5, 12 या उससे भी ऊपर लेना पड़ता था। फिर एक समय आया 4 साल पहले, 3-4 साल पहले, जब वो 6, 6.5 पर आपको मिल रहा था और आज हम कहीं बीच में पहुंच गए हैं। जिस तरह से इस समय माहौल दिख रहा है, हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं, उससे ऐसी संभावना तो नहीं लगती कि इंटरेस्ट वापस बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएंगे। जहाँ हैं वहाँ होल्ड किए रहें, ये मेरे ख्याल है ज़्यादा संभावना है, या थोड़ा बहुत इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है। तो न तो ये संभावना दिखाई पड़ती है कि वापस 12-13% हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, और न ही ये लग रहा है कि नियर टर्म में हम वापस 6, 6.5, 7% पहुंच जाएंगे। तो जहां हम हैं वहां से शायद मैक्सिमम 100 बेसिस पॉइंट का फ़र्क आ सकता है आगे चल के, लेकिन जैसा मैंने कहा इसकी प्रेडिक्शन करना बहुत आसान नहीं है। ऐसी मोटी मोटी संभावना इस समय दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो मिडिल इनकम ग्रुप है जो लोन लेके घर खरीदता है, वो अक्सर मतलब ईएमआई के कैलकुलेशन को करके ही चीज़ें देखना चाहता है और उसके लिए इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर आपका कहना है जहां है मोटा मोटा आप अंदाज लगा सकते हैं 100 बेसिस पॉइंट इधर या 100 बेसिस पॉइंट उधर। हाँ, मेरा ख्याल है ऊपर की भी बहुत संभावना नहीं है, नीचे की शायद नीचे उतरे। लेकिन अब अगर आप इस उम्मीद में हैं कि वापस जब 6% हो जाएगा तब मैं परचेज करूंगा, तो कृपया इस चक्कर में अपना जो फैसला है उसे रोके ना रखें। एक और कस्टमर्स के दिमाग में सवाल है, ये जो प्राइस राइज वाला फैक्टर है। हालांकि आपने बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टीज में, लेकिन ओवरऑल आपने ये भी कहा कि हर तरह की प्रॉपर्टी में एक प्राइस राइज तो हुआ है, छोटा या ज्यादा। तो अभी लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मैं खरीदूं, क्योंकि खरीद तो रहे हैं लोग, रजिस्ट्रेशन के नंबर हमें बता रहे हैं, लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या उन्हें जल्दी करनी चाहिए या फिर इट्स ओके, इतना नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो एक मॉडरेट इंक्रीज आएगा? क्योंकि ये दिल्ली वाली प्रॉपर्टी में तो मैं कई लोगों से दिल्ली से बात करता हूं, तो वो जब मुझसे पूछते हैं तो कहते हैं जब पिछली बार आपसे बात की थी वहां से 1000 रुपये ऊपर हो गया, क्या करें, वो मौका छूट गया। जी जी, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप एंड यूज़र हैं तो आप तब खरीदें जिस समय आप सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं फाइनेंशियली और सिक्योर हैं फाइनेंशियली। आप इस चक्कर में ना पड़े रहें कि शायद और 100 रुपये या 150 रुपये कम हो जाएगा तब मैं करूँगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, आपकी रिक्वायरमेंट दूसरी तरह की होती हैं।
तो अगर आप एंड यूज़र हैं तो आप जिस समय सबसे ज़्यादा केपेबल हैं, सक्षम हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं, उस समय आप इन्वेस्ट करें। आप बहुत ज़्यादा इस उलझन में ना पड़ें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। तो उसके लिए जो मेरा एक हमेशा से कहना है विपिन जी, आपके कार्यक्रम पर भी, कि हमने ज़्यादातर इन कीमतों को एक मोटी ऊपर ही जाते देखा है। शायद डिप्स आते हैं ओकेजनल, लेकिन अगर आप एक जनरल एक साइकिल या 2 साइकिल उठाकर देख लें 7.5-8 साल या 9-10 साल, तो आपको जनरल ट्रेंड अपवर्ड ही मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको फ्यूचर में अप्रिसिएशन चाहिए, तो आपको आज ही करना चाहिए। आप अगर उस टाइमिंग के चक्कर में पड़े रहेंगे कि कब नीचे आएगा, तो आपको उस प्रोजेक्ट पे, उस माइक्रो मार्केट पे स्पेसिफिक नॉलेज लेनी चाहिए। आप ऐसी जनरल बातों से गवर्न होकर ना करें। जो हम बातें कर रहे हैं ये बहुत जनरल बातें हैं विपिन जी। आपने अगर कोई प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है कि XYZ प्रोजेक्ट जो कि सदर्न पेरिफेरल रोड पे है, गुड़गांव मुझे पसंद है, और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में या इन 2 प्रोजेक्ट्स में मैं पैसा डालना चाहता हूँ, तब आप बिल्कुल बारीकी से उसे ऑब्जर्व करें, उस माइक्रो मार्केट को, उस बिल्डिंग को। लेकिन ऐसी जनरल बातों से गवर्न होकर ना करें, क्योंकि ये जो डिप आते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं कुछ कंडीशंस को लेकर। तो मेरी एक मोटी राय ये है कि जनरल बातों से गवर्न होकर बड़े फैसले ना करें इन्वेस्टमेंट के। प्रोजेक्ट के ऊपर, माइक्रो मार्केट के ऊपर बहुत फोकस करके उसकी कंडीशंस को समझ के तब आइडेंटिफाई। कंप्लीटली एग्री जो आप जवाब दे रहे हैं। इनफैक्ट यही कोशिश हम अपना जो शो है प्रॉपर्टी गुरु ये वाला, आज तो हम स्पेशल कर रहे हैं, आपसे थोड़ा मोटी तस्वीर समझ रहे हैं, लेकिन जो रेगुलर शो होता है उसमें हम लोगों के ऐसे ही सवाल लेते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शहर में, इस इलाके में, इस डेवलपर के साथ आइडेंटिफाई की है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सही है, वही सही तरीका होगा। और मैं कहूंगा कि आप भी थोड़ा समय निकालें, दर्शक आपको मिस करते हैं। नहीं, हमने तो बहुत बार किया है उस शो पर भी। हाँ, तो आपकी ये पिन पॉइंटेड जो चीज़ है, क्योंकि इस समय हमारे पास सर बहुत क्वेरीज आ रही हैं, जिसमें जो बिल्कुल हमारा टिपिकल होम बायर है मिड लेवल का, उसको भी लग रहा है, क्योंकि ये रियल स्टेट है और रियल स्टेट तो एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट हमेशा से रहा है। तो काफ़ी सारे सवाल मेरे पास अब ऐसे आने लग गए हैं जिसमें लोग पूछते हैं क्या मैं इन्वेस्ट कर लूँ, क्या ये घर में इस हिसाब से ले लूँ, अदर देन कि वो एंड यूजर तो हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बड़ा और इंपॉर्टेंट बहुत सारे वो लोग हैं, मैं आपकी बात में एक छोटा सा एंगल जोड़ दूं, जो एक घर अपने लिए खरीद चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो शॉप में इन्वेस्ट करते हैं या किसी कमर्शियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट के बहुत सारे पहलू हैं। जी। हर एक में कुछ प्रिंसिपल्स कॉमन है और कुछ प्रिंसिपल बड़े स्पेसिफिक हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, समय समाप्त हो गया। बातों बातों में पता नहीं चला, इतनी अच्छी बातें हो रही थी अरविंद जी के साथ यहाँ पे, लेकिन इनवाइट हमने उनको कर दिया है। अब और थोड़ा आपको तंग करेंगे वक्त पर। इसी तरह से थोड़ा माइक्रो मार्केट्स की कभी बात कर लेंगे, थोड़ी कभी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन आज की इस चर्चा का मकसद यही था कि इस समय काफ़ी कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर। कहीं बहुत ज़्यादा दाम चढ़ गए हैं, कहीं सेल्स बहुत ऊपर है, नए लॉन्चेस भी हैं, ये वो तमाम चीज़ें, उसको आपको समझाना था। आई होप कि बातचीत उसमें आपकी मदद करेगी। और आगे कोई भी सवाल है तो आप हमें प्रॉपर्टी गुरु में अपने स्पेसिफिक सवाल तो हमेशा भेज ही सकते हैं। तो अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इनफैक्ट बहुत मज़ा आया ये सारी बातचीत करने में, अच्छा लगा। और जल्दी मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोबारा ऐसा बैठेंगे और थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। तो वक्त निकालिएगा प्लीज। जरूर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों का भी हमारे साथ ये बातचीत सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।